लेकिन उससे पहले निरंजन पोटार जी, ये जो बयानबाजियां हैं ये शुरू से इसी तरह देखने को मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे चाहूंगी वोटिंग फीसद को लेकर बात करने के लिए। अगर पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो इस बार हर मरहले में हम देख रहे हैं कि वोटिंग फीसद कम आ रहा है। सियासी पार्टियां उम्मीद जता रही हैं कि इस मरहले में वोटिंग फीसद बढ़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि वोटिंग फीसद से कहीं ना कहीं आंकड़ों पर बहुत असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और कम होने की वजह क्या है? देखिए शहबाजी, निश्चित रूप से इको आ रहा, थोड़ा सा ठीक करवाइए। ठीक। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि या जिस सरकार को हम चुनते हैं उसके अंदर हमारी कितनी भागीदारी है, कितने लोगों की उसके अंदर भागीदारी है, कितने लोगों के द्वारा वो चयनित करके भेजा गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और जितना ज्यादा मत प्रतिशत, जितने ज्यादा लोगों की भागीदारी, उतनी ज्यादा शुद्ध और सात्विक और मजबूत सरकार यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अभी 2019 के मुकाबले अगर हम बात करें तो पहले चरण के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि भाई जैसे मत प्रतिशत घट गया, लेकिन दूसरे चरण के बाद में कुछ सुधार हुआ, तीसरे चरण में कुछ और सुधार हुआ, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके लोगों के अंदर दोबारा से एक जागरूकता आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 2019 के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत कहीं ना कहीं या कहीं मतदाता सुस्त नजर आ रहा है। और साहिबा जी, इसके अंदर आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, जैसे कई लोग कहते हैं कि जो मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो सरकार के से असंतुष्ट है, या कई बार कहते हैं मतदाता बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है इसलिए सरकार से असंतुष्ट है, सरकार गिराने के लिए निकल रहा है या सरकार बनाने के लिए निकल रहा है। यानी कि ये जो जितने भी अनुमान लगाए जाते हैं, मैं इनसे किसी से भी सहमत नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं जो कम मत प्रतिशत के अंदर भी सरकारें बदली भी हैं और सरकारें रिपीट भी हुई हैं, और ज्यादा मत प्रतिशत के अंदर भी सरकारें रिपीट हुई हैं और सरकारें बदली हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस चीज से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क हो, कोई बहुत बड़ा इसका कोई मैकेनिज्म ऐसा बना हो कि भाई कम मत प्रतिशत हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, कौन सरकार जा रही है या सरकार रह रही है, ये अपने आप में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो मत प्रतिशत कम होने का मैं तो ये मतलब समझता हूं कि एक तो जिस तरीके से इस बार जो चुनाव आयोग ने एक चुनावों की इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी, 7 चरण, और 7 चरण भी आप ये समझ लीजिए लगभग 2-2.25 महीने का वो टाइम। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो चुनावों का समय है उसको ऐसे मौसम में रखे, यानी कि यही चुनाव मान लीजिए फरवरी मार्च में करवा लिए जाते, जब ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी उस टाइम मौसम खुशनुमा होता है, और मैदानी और रेगिस्तान के अंदर भी उस टाइम कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे मौसम नहीं होता। पहली बात तो ये मौसम का चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में जिस तरीके से चुनाव आयोग ही अब आप ये भी समझिए शहबाजी, पहला वाला जमाना नहीं है कि भाई जैसे बैलेट छपेंगे, बैलेट बॉक्स होगा, ये होगा वो होगा। अब तो सारा का सारा चीजें इलेक्ट्रॉनिक है, अब इतना हाईटेक जमाना आ गया। इसके अंदर मेरे को नहीं लगता, और आपने देखा होगा कि जैसे पहले किस तरीके से चुनावों के अंदर बवाल होता था, दंगे होते थे, लूटमार होती थी, या यूं कहें बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो उस समय अगर इतना लंबा पीरियड इतने छोटे छोटे चरणों के अंदर अगर चुनाव करवाते हैं तो समझ में आती थी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि छुटपुट घटनाओं को देख करके सब कुछ शांतिपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग को जो भी चुनाव करवाएं, और चुनाव की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द संपन्न करवाए, जिससे लोगों की रुचि बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज और कहा जाता है कि जो उत्सव जितना लंबा चलता है लोगों का उसके अंदर उतना ही कम उत्साह होता है, और जो उत्सव जितना छोटा होता है उसके अंदर लोगों का उत्साह उतना ही ज्यादा समाहित होता है। तो एक बात, और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग जो चुनावों की तिथि निश्चित करता है उसके अंदर भी चुनाव आयोग को यह चीज देखनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है, किसी भी समाज के अंदर जिसको कहते हैं जो लोग अपनी मतदान के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, या यूं कहें कि एक मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग जो है, उसके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आएगी आपको
कि जिस तरीके से वो हिसाब लगाते हैं कि भाई शुक्रवार का चुनाव, यानी कि चुनाव की वो चुनाव वाले दिन को छुट्टी मान लेते हैं। शुक्रवार का चुनाव, शनिवार इतवार की वैसी छुट्टी होती है, चलो जी 3 दिन का समय मिल गया घूमने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि पहले चरण के बाद में आप चाहे पता कर लीजिए, जो उत्तराखंड की बात करें हम, देहरादून, ऋषिकेश, उस साइड में आप देखिए लाखों गाड़ियां उस दिन निकली थी। तो वो गाड़ियां इसीलिए निकली क्योंकि लोगों ने छुट्टी का दिन मान लिया। तो मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग को तिथि निश्चित करते समय उनको ये भी देखना चाहिए कि ये कहीं कोई इस तरीके की सीक्वेंस तो नहीं बन रही है कि भाई जो छुट्टियों को लोग छुट्टियां समझ करके और लोग एंजॉय करने के निकल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज के अंदर लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना है। और जहां पे मेरा यह मानना है, जहां पे स्व अनुशासन ना हो, वहां पे आपको अनुशासन लाने के लिए कुछ अगर प्रतिबंध और कुछ अगर आपको नियम और नियमावली लगानी पड़े तो भी उससे भी नहीं हिचकना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे सरकार गवर्नमेंट ने हेलमेट का नियम लागू किया, वो किसके लिए किया? सवारी के सर के लिए किया। लेकिन कई लोग हेलमेट लगाने से बचते हैं तो उनके लिए फिर ट्रैफिक के अंदर चालान की प्रक्रिया धरी गई है। तो उसी तरीके से सरकार को, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव है चुनाव आयोग को, कि जो भी वोटिंग करेगा उसके साथ जैसे वैक्सीन के साथ इन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, उसी तरीके से चुनाव वोटिंग के साथ एक, चाहे 2 दिन बाद में आए, 10 दिन बाद में आए, लेकिन उसके पास एक सर्टिफिकेट आए। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जाए तो वो सर्टिफिकेट अनिवार्य है, कहीं राशन की लाइन में लगे तो वो सर्टिफिकेट अनिवार्य है, या यूं कहें कि उसका एक मार्किंग धर दें कि भाई इस सर्टिफिकेट से आपको इतने मार्क्स अलग से मिलेंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर समझ लीजिए आप पिछड़ रहे हैं उस प्रक्रिया में, या उस चीज को प्राप्त करने, सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने में। तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया धरनी पड़ेगी, तब जाकर के लोग इस चीज के लिए वो देखेंगे कि भाई अगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरे बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आएगी, या मुझे राशन की लाइन में दिक्कत आएगी, या मेरे को कोई भी चीज बिजली कनेक्शन लेने में दिक्कत आएगी, तो निश्चित रूप से लोग जाएंगे उस सर्टिफिकेट के लिए मतदान करेंगे। और मेरा ये रिफॉर्म हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन इन पर गौर कर सकता है। रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मगरबी बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पोलिंग से पहले ब्लास्ट हो जाना और टीएमसी कारकुन का कत्ल कर देना बम फेंककर, आखिर किस तरह की सियासत में मगरबी बंगाल इन्वॉल्व नजर आ रहा है? और लगातार चुनावी प्रचार के दरमियान भी हमने देखा कि मगरबी बंगाल से इसी तरह की खबरें सामने आई। बेहद आक्रामक तरीके से अगर कहा जाए, टीएमसी और बीजेपी में यहां पर टक्कर देखने को मिलती है। निश्चित रूप से सहबाजी, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है कि वहां पे आपने देखा होगा कि 35 वर्षों के, लगभग 34-35 वर्षों के जो कम्युनिस्ट शासन था, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे राजनीतिक हिंसा की घटनाएं, या यूं कहीं कि राजनीतिक शोध प्रतिशोध जो वहां पे चलता है आपस में, वो उसको लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक वहां पे संघर्ष चालू किया था, और माँ माटी और मानुष का नाम लेकर के बात की थी, और जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक लोगों को सपना दिखाया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त कर देंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर शांति और व्यवस्थाओं को बहुत सुदृढ़ कर देंगे, और बहुत मतलब एक पश्चिम बंगाल को हम एक बहुत शानदार प्रदेश बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि उसके बावजूद आज लगातार समझ लीजिए 10-12 वर्षों से 13 वर्षों से ममता बनर्जी सरकार में है, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल की जो एक राजनीति के अंदर एक संस्कृति रही है कि जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाएं होती हैं वहां पे, और जो बम बारूद वहां पे चलते हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे के प्रति जो राजनीति के, और इसके अंदर तो देखिए साहिबा जी एक चीज और मैं बताऊं कि ये तो अभी चुनावों के दौरान जिस तरीके से वहां मिलिट्री फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पे डिप्लॉयड होती हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं होती हैं। लेकिन चुनावों के बाद में वहां पे कितनी बड़ी, यानी कि चुनाव बाद हिंसा जो है वो हिंसाएं होती हैं, उस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने अपने ट्रुप में चली जाती हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से लोकल पुलिस की वहां पे हिला हवाली होती है, या यूं कहें कि एक राजनीतिक रंजिश जो वहां पे निकाली जाती है, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चाहे उसके अंदर आप लोकल के चुनाव हो, यानी कि नगर निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद में जो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको
केंद्र तथा चुनाव आयोग को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता से इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से हालांकि पिछले कुछ वर्षों से प्रयासों से चुनाव आयोग और तमाम जो सुरक्षा बलें हैं उनके प्रयासों से इसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान जिस तरीके से वहां पे एक उग्रता या यूं कहें कि हिंसा के दौर में रहता है, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और इससे कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है कि लोग निकल करके अपने मत और अपनी स्वेच्छा से मताधिकार करें, अपनी स्वेच्छा से मतदान करें, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से उस अवधारणा के अंदर थोड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन अब इस चीज के अंदर तो वहां की जो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक पार्टियां, इन सबको सोचना पड़ेगा कि वहां की राजनीतिक संस्कृति को कैसे बदला जाए। सहबाजी, इसके अंदर आपको एक चीज और बताता हूं मैं। पश्चिम बंगाल से मैंने बहुत करीबी से ये चीज देखी है कि पश्चिम बंगाल में तो यहां तक भी होता है कि भाई भाई का भी कत्ल कर देता है राजनीतिक वैमनस्य के चक्कर में। तो अब ये संस्कृति वहां पे जिस तरीके से उत्पन्न की गई और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी तैयार हो गई, समझ लीजिए 35, 40, 50 वर्षों के वहां की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर एक संस्कृति सी बन गई। अब इसको ठीक करने के लिए वहां पे लोगों के अंदर एक जागरूकता भी बनानी पड़ेगी और जो समाज कंटक या यूं कहें कि जो उपद्रवी लोग हैं उनको चुनावों से पहले चिन्हित करके वहां पर प्रतिबंधित करना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब होती है जब सरकार इन चीजों के पीछे रहती है या शासन प्रशासन इन चीजों को नजरअंदाज करता है या यूं कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से उनको सपोर्ट करता है, तब ये समस्याएं जो है आपके सामने सर्वविदित हैं। चाहे इसके अंदर आप संदेश खाली की घटनाएं हैं या बंगाल के अंदर अगर आप दूर देहात क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ये अक्सर हर जगह आप बिल्कुल रंजन जी, चूंकि मगरबी बंगाल का जिक्र किया जा रहा है, अहम स्टेट है और जिस तरह से मुकाबला देखा जाए और जो वहां से खबरें लगातार आती हैं वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कितने मुद्दे यहाँ पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि क्या किसी भी तरह से टीएमसी की जो जमीन है उसको खिसकाने में संदेश खाली मुद्दा हो या महिया मोइत्रा का जो पूरा मामला चला था उससे किसी तरह की मदद अपोजिशन को मिल सके? निश्चित रूप से देखिए सहबाजी, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती करी थी और वो गलती क्या थी कि जैसे विधानसभा चुनावों के अंदर अपना चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने इतना हाइप किया और वहां के जो जनता है या यूं कहें कि वहां का जो आम कार्यकर्ता है उसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ करके, आप ये समझ लीजिए ममता बनर्जी का जो कैडर शासन है, मैं अब इसको कैडर शासन कहूंगा, इस कैडर शासन के पीछे जिस तरीके से लामबंद हुआ, उससे जिस तरीके से टक्कर दी चुनावों के अंदर और चुनाव बाद में जो हिंसा हुई वहां पे, और उसके अंदर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जिसके अंदर कैसे कैसे लोगों को थूक चटवाया गया या लोग महिलाओं को जिस तरीके से दंडवत करते हुए उनको एक समझ लीजिए पनिशमेंट दिया गया। तो उसके बाद में विधानसभा चुनावों के बाद में ऐसा लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां के कार्यकर्ताओं को वहां उनके हाल पे छोड़ दिया। ये तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कार्यकर्ता एक वहां पे समझ लीजिए निराश भी हुए, नाराज भी हुए और हताश भी हुए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय के माहौल में भी आए, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले भी बात बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर समस्या ये होती है कि चुनावों के बाद में जो हिंसा होती है लोग उससे बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान तो जिस तरीके से चुनाव आयोग भी सक्रिय रहता है या यूं कहें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो भी वहां पे तैनात होते हैं, लेकिन चुनावों के बाद में केवल और केवल वहां की जो राज्य सरकार और राज्य का जो स्थानीय प्रशासन, चाहे उसके अंदर वहां की पुलिस हो या सीआईडी हो या तमाम जो वहां का जो मशीनरी है वो ही काम करती है। और उस समय जिस तरीके से लोगों से राजनीतिक रंजिश ली जाती है या लोगों से राजनीतिक बदला लिया जाता है तो लोग उससे थोड़ा भयभीत रहते हैं। तो इसको लेकर के चुनावों के शुरुआती चरण के अंदर अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा कि चुनावों से लगभग 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस संघर्ष को दोबारा अपने हाथ में मोल लेना नहीं चाहता या यूं कहें कि वो उस टक्कर को दोबारा से लेना नहीं चाहता। उसको ये डर है कि चुनावों के बाद में कहीं हमारे साथ अत्याचार ना हो, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर हमें अपने हाल पे छोड़ दिया था कहीं ऐसे दोबारा ना हो। लेकिन वहां पे जिस तरीके से संदेश खाली की घटना हुई, और उसके अंदर केवल एक संदेश खाली नहीं है साहिबा जी, आपको मैं एक बात और बताऊं, वहां पे स्थानीय स्तर पे बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं कि जहां पे कदाचित
इतनी बुरी नहीं, लेकिन इसके समानांतर ही मान के चलिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जैसे आप ये मान के चलिए लोगों की सबसे ज्यादा होता है कि लोगों की जो संपत्तियां होती हैं उनके ऊपर कब्जे औने पौने दाम के अंदर उनको अपने ताकत से उनको अपने नाम करवा लेना, और जिस तरीके से वहां पे लोगों के साथ एक जिसको कहते हैं एक कट मनी की भी आपने चर्चा सुनी होगी, वो कट मनी वाली चर्चा की भाई जो आदमी 2 पैसे का वहां पे ठीक ठाक सा काम करता है उसके साथ भी कुछ समझ लीजिए हफ्ता वसूली या जो चंदे के नाम पे कुछ ना कुछ उसको भी जिस तरीके से, तो कहने का तात्पर्य ये है जनता के मन में एक रोष था, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया और अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जो कम्युनिस्ट शासन था उसी की कॉपी पेस्ट ये शासन चल रहा है, और वो के वही लोग अभी इसके अंदर दोबारा इसमें टीएमसी के अंदर आ गए, यानी कि जो स्थानीय स्तर के जो भी जो कम्युनिस्ट शासन के दौरान जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, यानी कि आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर जो शासन प्रशासन है वो पार्टी ऑफिस से संचालित होता है, ना कि वो आप ये मान के चलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो थोड़ा सा इस चीज का फर्क है। और अब जो जिस तरीके से घटनाएं घटी है, लेकिन बंगाल के अंदर आपने एक चीज और देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि बंगाल के अंदर जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है या यूं कहें कि बड़ा बदलाव आता है, तो उसके लिए एक चिंगारी काफी होती है, उसके बाद में जनता वहां पे जिस तरीके से उस चीज को लेकर के लामबंद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने लगातार वहां पे कई वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन जो सिंगूर और नंदीग्राम की जो घटनाएं थी वो घटनाएं वहां पे आप ये समझ लीजिए जो जिसको कहते हैं स्विच का उन्होंने काम किया, और जैसे वो स्विच जैसे प्रेस होता है और उसके बाद में एक एकाएक परिस्थितियां बदल जाती है। आज कहीं ना कहीं संदेश खाली और ये जो घटनाएं हैं वहां पे जनता के अंदर ये एक स्विच का काम कर रही है। और इस बार निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के जो फंडे चलाए जा रहे हैं, या तमाम प्रयास इस तरीके से किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस जो ये जो एक माहौल सा बना हुआ है, इस माहौल को कहीं ना कहीं जनता से दूर किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए। लेकिन और जनता पर इन तमाम मुद्दों का ध्यान लाया जाए, ये भी कोशिश की जा रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।